स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो या कोई चीज़ कन्फ्यूजन कर रही हो, उसी टाइम मुझे स्टॉप करना और उसी टाइम वो तमाम चीज़ें क्या करनी है, क्लियर करनी है। नंबर दूसरी बात ये है कि जो लोग ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे वॉच आउट कर रहे हैं, अगर उन लोगों का क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे ऊपर आप लोग मेरे से रब्ता करके वो क्वेश्चन या जो आप लोग की क्वेरी या कन्फ्यूजन वो क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंदर आप लोग क्वेश्चन मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एंड्रॉयड की क्लास का पहला लेक्चर है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर ईमानुल्लाह है और मैं क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ हूँ और मैं पिछले 8 साल से तमाम लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स डेवलप आउट कर रहा हूँ। यानी मैं पिछले 8 साल से CH619 के तमाम लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स डेवलप आउट कर रहा हूँ, जिसमें PHP के प्रोजेक्ट हैं, लैरावेल कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट हैं, .NET C# के प्रोजेक्ट हैं, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट डेवलप आउट कर रहा हूँ, पाइथन के, जावा के, मैटलैब के, एडिक्टिव डिवाइसेस के, नेटवर्किंग के, रिएक्ट नोड जेएस के, मैं तमाम लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स क्या कर रहा हूँ, डेवलप आउट कर रहा हूँ। आज हमारा एंड्रॉयड की क्लास का पहला लेक्चर है, ठीक है। और मैंने BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से की हुई है। मैंने MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से की हुई है, ठीक है। और मैं तमाम लैंग्वेजेस का क्या हूँ, ज़्यादा खुद डेवलपर हूँ, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट सा था मेरा इंट्रोडक्शन। नंबर दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304416952। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर ली हुई है एंड्रॉयड की, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी एंड्रॉयड की प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर ली हुई है। अब क्लास में तमाम स्टूडेंट्स का एक जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स का डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने अपना अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर ली हुआ है। अब एक बात से निश्चित रखें, इस टाइम अभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन चल रही है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन हमारी एक दिन के अंदर, एक आधे दिन में हमारी वाइंड अप हो जानी है। उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रुपिंग कंटिन्यू हो जानी है और ग्रुपिंग के फौरन बाद हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर पहली असाइनमेंट SRS की आ जानी है। यानी अभी ये हमारा एक दिन पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट ग्रुपिंग ओपन होनी है, 2 से 3 दिन ये चलनी। उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट की पहली असाइनमेंट, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट की पहली असाइनमेंट SRS है, जो हमारी LMS पे आ जाएगी। अब उसकी डेट क्या होती है, सबमिशन की, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की सबमिशन की क्या डेट है, प्रोटोटाइप की, वो सारा स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी मैन्युफैक्चर करेगी। इस पॉइंट व्यूज पे मेरी यूनिवर्सिटी में आज डीपली बात हुई थी, तो वो मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डीपली डिस्कस आउट करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि डेवलपर हजरात पहला घपला किधर करते हैं, प्रोजेक्ट की फाइल्स के ऊपर। मेरे पास अमूमन ये चीज़ें मोस्टली एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स में, पाइथन के प्रोजेक्ट्स में, .NET C# के प्रोजेक्ट में और PHP के भी प्रोजेक्ट में ये चीज़ें देखने को, मेजोरिटी ये चीज़ मेरी एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स में देखने में आई और पाइथन में। कि स्टूडेंट कहते हैं सर प्रोजेक्ट की सारी फाइलें भी जमा करवाई, वाइवा भी सही हुआ है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट का जो CGPA है, प्रोजेक्ट में CGPA वो 2.5 से या 3 से अब गया ही नहीं। मोस्टली लोगों का 2.5 3 के राउंड अबाउट CGPA प्रोजेक्ट के अंदर घूम रहा होता है, जिन स्टूडेंट्स का एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है।
भाई वो रीजन ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे हर बंदा, दूसरा बंदा पीएचपी का डेवलपर है। वो लोग क्या काम करते हैं कि एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है, जितना उनको नॉलेज होता है वो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को समझते हैं और उसकी एसएस डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका सबमिशन करवाते हैं। बकाया प्रोटोटाइप पे मुंह से कोई तैयार करवा रहा है, कोई किसी और डेवलपर से तैयार करो। मोस्टली डेवलपर्स ने इस तरह प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के उठाए होते हैं और मेरे पास आकर डेवलपर्स तैयार करवा रहे होते हैं, ठीक है। आगे वो फिर वो खुद ही उनके सिस्टम पे रन करते हैं जैसे तैसे करके, फिर शॉर्ट सी वीडियो हमसे बनवा लेते हैं जी, सिर्फ वो लिमिटेड सी वो स्टूडेंट्स को देते हैं कि ये वीडियो वॉच करनी है, ये आपके एप्लीकेशन का कोड है और ये वीडियो है, ये वीडियो लो, ये एप्लीकेशन का कोड है, तैयारी करो, जाके वाइपा दो। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ना उस बेचारे का कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ, ना उसको कोई प्रोजेक्ट कोई लिए का पता, तो वो रट्टा रुट्टा मार के जाके वाइवा देता है। सुपरवाइजर को 7-8 सवाल पूछे, 4-5 का जवाब दिया, 2-3 नहीं आए, सुपरवाइजर उसको क्लियर कर देता है, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा तो वो काम कर चुका होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्राइटेरिया चलता मार्केट में, तो जिसकी वजह से आपका सीजीपीए बिलो होता है, ठीक है। अब मैं तमाम स्ट्रक्चर्स के ऊपर डीपली बात करूंगा। पहली बात, हर डेवलपर व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको ये बात कहता हुआ नजर आएगा, ये प्रोजेक्ट की 6 फाइलें हैं, प्रोजेक्ट की 6 फाइलें हैं। मेरे डेवलपर से पहला सवाल ये है कि भाई काइंडली स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क ना करें। एक बंदा मेहनत के साथ कमा के हक हलाल के पैसे दे रहा है, तो प्रोजेक्ट की पैर स्टूडेंट्स बात याद रखें, प्रोजेक्ट की टोटल 9 फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट की 6 फाइलें नहीं है। ये लोग आपके साथ पहला घपला तो इधर करते हैं कि जी प्रोजेक्ट की 6 फाइलें हैं। भाई प्रोजेक्ट की टोटल 9 फाइल्स हैं, वो अपना टाइम समा बचाते हैं, अपना टाइम और समा बचाते हैं ताकि वो चीज़ें हों। वो लिमिटेड सा काम करके प्रोजेक्ट सबमिशन करवाते हैं। प्रोजेक्ट का सीजीपीए करने में पहली रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट की 6 फाइलें जाती है, 9 फाइल सबमिशन नहीं होती, एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट के अंदर सीजीपीए गिरने का दूसरे रिजल्ट क्या है कि डेवलपर पीएचपी का एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना रहा है, जब उसके पास स्किल ही नहीं है तो वो प्रोजेक्ट की एवेल्युएटिंग कैसे करेगा, कैसे एंड्रॉयड की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझेगा वो बंदा, जब उसके पास एंड्रॉयड की स्किल ही नहीं है। तो वो ना प्रोजेक्ट को प्रॉपर लेवल पे एवेल्युएट कर सकता है, ना वो प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट को समझ सकता है, ना एंड्रॉयड की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझ सकता है, ना उस लेवल पे प्रोजेक्ट की स्केजुअल कटिंग होगी, ना उस लेवल पे आपका एसएस डिजाइन डॉक्यूमेंट, ना फाइनल रिपोर्ट फाइल, ना प्रेजेंटेशन उस लेवल की तैयार होगी, ठीक है। कोड तो वो डेवलपर से करवा रहा है जो एंड्रॉयड का स्पेशलिस्ट है, सिर्फ वो भी उसको क्या दे के प्रोटोटाइप की असाइनमेंट देता है या फाइनल डिलीवरेबल का कहता है ये मुझे कोड बना दो, वो उसे बनवा लेता। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छे लेवल पे तैयार ही नहीं होनी, तो दूसरा सबसे बड़ी रीजन ये होती है सीजीपीए गिरने की। तीसरी, जब आपको इस डेवलपर हजरात लिमिटेड सी वीडियो दे देनी है, लिमिटेड सी वीडियो कि बस इसको रट्टा मार लो क्लियर हो जाओ, तीसरा फॉल्ट ये सीजीपीए गिरने में। चौथा फॉल्ट, जो स्टूडेंट्स खुद प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क करते हैं, जी हम खुद बनाएंगे। मुझे एक चीज़ बताएं कि भाई अगर डॉक्टर सर्जरी करता है तो सर्जरी तब कैसे करेगा, वीडियो वॉच करके तो सर्जरी तो नहीं वो कर सकता, बाकायदा वो काम सीखता, उसकी प्रैक्टिस होती है। आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आप जाके सॉफ्टवेयर हाउस वालों को या आईटी कंपनी वालों के, मैं बता दो खुद एक कंपनी का सी हूँ, मेरा भी ये सवाल है कि मेरे टेबल पे बंदा ला के डिग्री रखे कि जी मैंने नस से या फा से या मैंने जेकेआई से या मैंने यूएमटी से डिग्री की है, बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मुझे जॉब चाहिए। मेरा पहला सवाल ये होने है उससे कि भाई आपके पास स्किल क्या है, आप किस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, ठीक है, आपको डेवलपमेंट का कितना आइडिया है। जब उसके पास स्किल ही नहीं होगी तो हम उसकी जॉब पे कैसे हायरिंग करेंगे, एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास स्किल का होना जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं ना चैट जीपीटी प्रोजेक्ट बना देता है, चैट जीपीटी को आप एंड्रॉयड का पूरा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स दें, उसे क्या मुझे एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना के दे, वो गाइड भी कर दे, प्रोजेक्ट का कोड भी लिख दे, लेकिन उस कोड पे मैं बता खुद डेवलपर एक सीईओ होने के नाते यह बात कह रहा हूं, आपको 80% सारा कोड गलत लिख के देगा और उसकी लॉजिक बिल्डेशंस और उसके अंदर सारा
यानी उसके मॉडल्स, कंट्रोलर्स, ठीक है, और उसका फ्रंट एंड का कोड की जो हमारी आईडीज हैं, और यहाँ हमारा जो उसके अंदर उसने जो लॉजिक्स वगैरह कॉल की हैं, उसकी प्रॉपर हमें फिर क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर वो जाके एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे, यानी उसके में एडजस्टमेंट करके फिर वो सारी चीज़ें सिस्टम पे चलती हैं। ठीक है, ये बात ये नहीं रखें, जो लोग कहते हैं ना चैट जीपीटी से हम ये सारा कुछ करवा लेंगे, जब आप लोग चैट जीपीटी से बना के अपनी ऐसा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, या जो लोग कह रहे होते हैं कि हम प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे, तो वो जब एसरा जमा करवाते हैं और जब वो चेक होती है उस पर रिजेक्शन का दोबारा जमा करवाएं, बड़े स्टूडेंट इस तरह के मेरे पास आते हैं, मैं उनके रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो रिव्यूज़ भी चेक कीजिएगा। ठीक है, तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो चैट जीपीटी की मदद से एसआरएस बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से एसआरएस पूरी गलत होती है, रिजेक्शन लगती है, तो आपका नंबर कटिंग हो। जब फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे ये काम होता फिर आप लोग परेशान होते हैं, फिर सुपरवाइजर कहता है भाई प्रोटोटाइप में तब क्लियर होगा, पहले ये 2 असाइनमेंट साइन करो। जो लोग ये खुद कह रहे हैं ना कि हम प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं, तो भाई प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप अपनी एक्सपर्टीज को स्ट्रॉन्ग करें, डेवलपमेंट सीखें जिस लैंग्वेज के अंदर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। जब आप वो डेवलपमेंट सीख लेंगे फिर आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना आसान हो जाएगा, प्रोजेक्ट को समझना आसान है, उसकी वैल्यूएटिंग करना आपके लिए आसान है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर करें कि अगर आप चैट जीपीटी की मदद से प्रोजेक्ट सबमिशन करवाएंगे आपका बेड़ा गर्क है। चैट जीपीटी जो कोड बना के देता है वो कोड सही नहीं होता, वो कोड के अंदर बहुत सारा हमें काम खुद करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सिंगल सिंगल पेज का भी कोड बनवा लें तो वो कोड भी आपको एडजस्टेबल कर। तो भाई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको स्किल्स, सीनियर्स की एक्सपर्टीज हायर करनी पड़ती, यहां प्रॉपर आप डेवलपमेंट सीखते फिर। ठीक है, चौथी रीजन ये है सीजीपीए करने की, मैंने कई ऐसे डेवलपर आज भी देखे हैं जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बनवा रहे होते हैं और थोड़ी सी बहुत मॉडिफिकेशन करके प्रोजेक्ट सबमिशन करवा देते हैं, उस वजह से भी स्टूडेंट्स का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। ये 6 रीजन हैं सीजीपीए गिरने की, जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट की टोटल कितनी फाइल्स हैं। प्रोजेक्ट की टोटल 9 फाइल्स हैं। पहली फाइल्स 3 प्रोजेक्ट की पहले सेमेस्टर के अंदर सबमिशन होनी है, पहले सेमेस्टर के अंदर हमारी एसआरएस जमा होनी है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा होना है और उसके बाद हमारा प्रोटोटाइप जमा होना है। एसआरएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ये 2 डॉक्यूमेंटेशन हैं जिसके अंदर पहले हमने प्रोजेक्ट की प्रॉपर स्केड्यूल करनी और फिर वैल्यूएटिंग, फिर हम बताते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हम प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है, उसके अंदर हम ये वाली टेक्स्ट फील्ड्स लेंगे और उन टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कॉल करवाएंगे, डेटाबेस के अंदर उनका मैकेनिज्म कैसे स्टोर आउट होगा और एप्लीकेशन सारा कैसे वर्कआउट करें, ये प्रॉपर मैकेनिज्म उसकी स्केड्यूल कटिंग करके प्रॉपर डायग्राम्स बना के और प्रॉपर उसकी हाईलाइटेशन करके पूरे फ्लो चार्ट उनके क्रिएटिंग करके हम ये डॉक्यूमेंटेशन में सुपरवाइजर को सबमिशन करवाते हैं। फिर सुपरवाइजर चेकिंग करने के बाद हमें कुछ चीज़ें अपडेशंस करने के लिए बताता है कि चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करनी है। ठीक है, फाइल सबमिशन होने के बाद चंद एक चीज़ें बताता है। ठीक है, पहली चीज़। नंबर दूसरी चीज़, प्रोटोटाइप के अंदर हमारा कोड होता है जिसके अंदर हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने के लिए दी जाती है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट से हट के वो हमने बना के सबमिशन करवानी होती है। और पहले सेमेस्टर के अंदर भाई आपका प्रोटोटाइप का वाइवा हो जाना है। ठीक है, अगले सेमेस्टर में जहां पर डेवलपर्स रात अप्लाई करते हैं, अगले सेमेस्टर में क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा 1 साल चलता है, प्रोजेक्ट के 6 क्रेडिट आवर हैं, 3 एक सेमेस्टर में और 3 एक सेमेस्टर में। प्रोजेक्ट के 6 क्रेडिट आवर हैं, 3 एक सेमेस्टर में और 3 एक सेमेस्टर में, प्रोजेक्ट पूरा 1 साल चलता है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमने प्रोजेक्ट चूज किया हुआ है, कंप्लीट एप्लीकेशन का हमने कोड बना कर सबमिशन करवाना होता है। फाइनल कोड फाइल होती है, फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, CSS फाइल, CTDS फाइल हमारे पास होती है, जिसके आपने फाइनल डिलीवरेबल के साथ इन 2 फाइलों को सबमिशन करवाना होता है।
टोटल 5 फाइल्स फाइनल डिलीवरेबल के अंदर उसका काम होकर जमा हो। हमारी ये फाइलें क्या होती हैं, फाइनल डिलीवरेबल की जमा होती हैं, प्लस इसमें फेवरेट सब्जेक्ट के नोट्स एडिशन होते हैं। ठीक है, कई फाइनल सेकंड सेमेस्टर का राउंड 6 फाइल पे मुश्तमिल होता है। क्यों कि पहले सेमेस्टर के अंदर आप प्रोजेक्ट को 100% लेवल तक समझ चुके होते हैं, एक वाइवा दे चुके होते हैं, फिर 6 फाइल्स का राउंड होता है। ठीक है, अगले सेमेस्टर में अब पहले सेमेस्टर के अंदर हमने एसएलएस जमा करवानी है, फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन होना है, प्रोटोटाइप के अंदर हमारा एक छोटी सी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वो जमा करवाते हैं, उसका वाइवा होता है। अगर वो वाइवा हम क्लियर करते हैं तो फिर फाइनल डिलीवरेबल में जाते हैं। अब प्रोटोटाइप के वाइवे में क्या होता है कि सुपरवाइजर जो आपने एक एप्लीकेशन बनाई होती है छोटी सी एंड्रॉयड की, सुपरवाइजर सबसे पहले वो आपसे रन करवाएगा। रन करवाने के बाद उसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर लॉजिक चेंज करवाएगा, जावा की और एंड्रॉयड की। तो जब आपके पास स्किल ही नहीं है, काम सीखा ही नहीं है, तो वो चीजें कैसे चेंज करेंगे। अगर वो आपसे बोल दें मॉडल्स बना के दिखाओ, तो कैसे एंड्रॉयड के अंदर मॉडल्स बनाएंगे। पहला सवाल ये है। नंबर दूसरी बात ये है, अगर वो के बैकएंड कोड कॉल करो या बैकएंड कोड की क्यूरीज कॉल करो, तो आप लोगों से तो वो भी नहीं होगी जब आप तक ये चीज़ें की नहीं होंगी, प्रैक्टिस नहीं की होंगी, ये चीज़ें सीखी नहीं होंगी, तो कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है। तो आपके लिए वाइवा क्लियरेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल हो, आपने ये तमाम चीज़ें सीखी हो, फिर वाइवा क्लियर हो। नंबर दूसरी बात, फाइनल डिलीवरेबल में कंप्लीट एप्लीकेशन का हमने, जब आप प्रोडक्ट का वाइवा क्लियर कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर का था फाइनल डिलीवरेबल जमा करवा। फाइनल डिलीवरेबल में हमने 5 फाइलें जमा करवानी होती है, उनका काम। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर हमने कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड जमा करवाना होता है, जो हमने प्रोजेक्ट चूज किया हुआ है। अब फाइनल डिलीवरेबल के अंदर ये क्राइटेरिया पॉसिबल होता है कि जो हमारा फाइनल डिलीवरेबल का राउंड होता है, जब उसमें वाइवा होता है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। यह जो डेवलपर कह रहे होते हैं नहीं नहीं एक स्ट्रक्चर है, सब झूठ है। 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक फेवरेट सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन स्ट्रक्चर होता है, वो ये काम करेगा, वो आपसे कंप्लीट एप्लीकेशन रन करवाएगा, फिर कहेगा एप्लीकेशन चला के इसमें डाटा एंटर करो, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी रहेगा। दैन उसके बाद फिर फ्रंट और बैक एंड के अंदर चेंजिंग शुरू हो जाएगी, फिर डिफरेंट क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। जावा में से सवाल, एल्गोरिथम में से सवाल, उन में से सवाल जो है वो पूछता है। फिर इसके अलावा जब आप कोड का वाइवा दे लेते हैं, फिर वो उसके बाद फन प्रोफाइल प्रेजेंटेशन का वाइवा लेता है, फिर फेवरेट सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर की बारी आ जाती है, फिर वो वाइवा कंडक्ट करता है। जब ये आप वाइवा क्लियर करते हैं, फिर आपका प्रोजेक्ट क्लियर होता है, फिर आपका ओवरऑल CGPA लगता है आपके राउंड्स के ऊपर। ठीक है, ये टोटल 9 फाइल्स में मुश्तमिल है। पूरे साल में क्या होना है वो मैंने बता दिया। पहले सेमेस्टर के अंदर SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप और उसका वाइवा होगा, और प्रोटोटाइप का जो वाइवा वो सेमेस्टर के एंड पे होगा। फाइनली पहले सेमेस्टर के एंड पे होगा, जब सेमेस्टर का आपका एंड हो जाएगा और जब आप फाइनल टर्म के एग्जाम दे चुके होंगे तब होगा। सेकंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही आप अपना फाइनल डिलीवरेबल सारा जमा करवाएंगे। ठीक है, और मिड टर्म से पहले या मिड टर्म के फौरन बाद आपका फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट का हमारा सिनेरियो। ठीक है जी, उसके अलावा ये बात याद रखें कि जो हमारी क्लास की आउटलाइन है, इसके अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स कवर अप करवाने हैं, वो तो एक मैंने जावा को कवर अप करवाना है, उसके अलावा मैंने एंड्रॉयड को कवर अप करवाना है। जावा और एंड्रॉयड को मैंने बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवाना है। एक तो आपके हाथ में प्रोफेशनल स्किल आए। ठीक है, नंबर दूसरी बात, जब आप वाइवा देने के लिए जाएं तो सुपरवाइजर जहां से मर्जी की लॉजिक क्यूरी फंक्शनैलिटी कॉल करवाए, आपके लिए डिफिकल्टी ना हो, आप बासानी वाइवा क्या कर जाएं, क्लियर कर जाएं। पहली बात ये है। नंबर दूसरी बात,
जब प्रोजेक्ट क्लियर हो तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर बीइंग एज एंड्रॉयड डेवलपर जॉब कर सकें। फिर मैंने एसक्यूएलाइट 3 लैंग्वेज कवर अप करवानी है और गूगल फायरबेस, ये 2 डेटाबेस मैंने क्लास के अंदर क्या करवानी है, कवर अप करवानी है। ठीक है, अब ये 4 लैंग्वेजेस मेरे क्लास में कवर अप करवानी है एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली बेस पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी जो आपने मुझे डेली बेस पे बना के ला के दिखानी है। फिर वीकली बेस पे आपका टेस्ट होगा, 15 डेज के बाद आपका एक क्विज राउंड होगा। ठीक है, इस तरह कोड की असाइनमेंट्स होंगी और 2 से 3 माह बाद आपका मैं बताते खुद एक छोटा सा एप्लीकेशन आपसे बनवाया करूँगा। जैसे इंस्ट्रक्टर लोग आपका वाइवा लेते हैं सेम उसी तरह मैं आपका वाइवा लिया करूँ और क्वेश्चन आंसर किया करूँ, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड आउट हो। ठीक है, नंबर दूसरी चीज़, इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों तक एंड्रॉयड की वाइवा लिस्ट कंपाइल होकर मेरे पास आ जानी है। सुपरवाइजर लोग वाइवे के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो जो सवाल आप पूछते हैं, ठीक है, तो ये याद रखें जिन इंस्ट्रक्टर्स का जो जो इंस्ट्रक्टर हैं, यानी आप लोग एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के जो जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेने। 2 से 3 दिन तक एंड्रॉयड की वाइवा लिस्ट मेरे पास कंपाइल होके आ जानी है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा इंस्ट्रक्टर ने कौन कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं और वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सिर्फ वही सवाल आपको आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपने उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से क्या करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। जो डेवलपर्स राहत मेरी ये वीडियो भी वॉच कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी ये क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगी। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक को भी ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। और नंबर तीसरी चीज़, मैंने क्लास के अंदर कंप्लीट CA 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने की भी ट्रेनिंग देनी है। जैसे आप लोगों की SRS आ जाती है, मैं डेली बेस पे आप लोगों की असाइनमेंट्स भी बनाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको प्रोजेक्ट बनाना भी सिखलाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर और ये टूल्स इंस्टॉल करें, इस तरह SRS बनेगी, इस तरह डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता है, इस तरह प्रोटोटाइप बनता है, ताकि कल को आप भी मार्केट में आके अगर आप स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट बनाना चाहें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के या प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको आपको बनाना आता हो। नंबर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है कि कल को आप मार्केट में भी किसी इंडस्ट्री लेवल पे भी बैठ कर अगर किसी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहें, या कल को अगर आप मार्केट में फ्रीलांसिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहें तो आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो, तो बआसानी आप ये सारा कुछ कर दें। ठीक है जी, इसके अलावा अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक है जावा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो, जावा इंट्रो, और दूसरा जावा का रोल क्या है, व्हाट इज जावा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज जावा, जावा क्या है, ठीक है, और जावा का रोल क्या है। हाँ जी, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर गैप क्रिएट करूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। व्हाट इज जावा, जावा क्या है। ठीक है, जावा की जरूरत क्यों पेश आई, भाई क्या ऐसी रीजन थी कि जावा की रीजन क्यों पेश आई, जावा क्यों मार्केट में आई। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे भी बात करते हैं। ठीक है, फिर जावा की डेफिनेशन के ऊपर मैं डीपली रोशनी डालूंगा। ठीक है, पहले इसका इसका वजूद समझें कि भाई जावा क्या है, जावा क्यों मार्केट में आई, क्या रीज़न बनी। जब हम इसकी बेसिक्स पता होंगी तो हमें ये चीज़ें सारी समझने में क्या रहेगी, आसानी। जस्ट 1 सेकंड, ज़रा थोड़ा सा पानी पी। अच्छा जी,
मार्केट के अंदर मैं प्रोग्राम्स की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। मार्केट में जब सी लैंग्वेज आई, सी प्लस प्लस से पहले सी लैंग्वेज थी। मार्केट में जब सी लैंग्वेज थी तो ये सिंगल यूज़र थी। हम एक सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज के ऊपर जब बनाते थे ना, वो सिर्फ एट ए टाइम एक ही सिस्टम पे चलता था। अगर वही सॉफ्टवेयर अगर हमने दूसरे सिस्टम पे चलाना होता था ना, वही सॉफ्टवेयर अगर हमने दूसरे सिस्टम के ऊपर चलाना होता था, तो हमें वो दोबारा कस्टमाइज करना पड़ता था सारा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ सिंगल यूज़र एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनता है। सिंगल यूज़र एप्लीकेशन से मुराद ये है यानी जो एप्लीकेशन एट ए टाइम एक सिस्टम पे चले, ज़्यादा सिस्टम पे ना चले। सी लैंग्वेज जो थी ना, सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये थी कि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती थी जो हम सी लैंग्वेज के अंदर बनाते, वो एट ए टाइम एक सिस्टम, अगर वही सॉफ्टवेयर वही एप्लीकेशन अगर हमने दूसरे सिस्टम पे चलानी है तो हमें दोबारा वो सारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना। इस वजह से सी लैंग्वेज फ्लॉप होगी। फिर इसी के बेस पे सी प्लस प्लस आई। अब सी प्लस प्लस के अंदर भी यही डिजीज थी, सेम डिजीज। कोई सिंगल यूजर एप्लीकेशन बनती थी, मल्टी यूजर तो बनती नहीं थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये सारी बातें 1995 से पहले की, यानी ये सारी बातें 1995 की से पहले की, ठीक है। तो ये एक मार्केट में बहुत बड़ा एक फुकदान था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो साइंटिस्ट ने मिल बैठ के सोचा कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो मल्टी यूजर एप्लीकेशंस बनाए। जो क्या बनाए? मल्टी। क्या हम एक बार सॉफ्टवेयर बना लें और वो सॉफ्टवेयर 10 सिस्टम पे चल सके, 100 सिस्टम पे चल सके। उन्होंने कहा यार ऐसा मैकेनिज्म, इस पर टीम बैठी, मुशावरत हुई, उन लोगों ने ये चीज़ सोचनी स्टार्ट की और 1991 में काम स्टार्ट हुआ सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस पे नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी थी। उसके अंदर जो ऊप थी, ऊप जो आपने सुनी हुई, उसका उन्होंने सी प्लस प्लस में बड़ा इजाफा किया, बड़ी एडवांसमेंट की, लेकिन वो रिजल्ट ना मिला जो उनकी तवक्कुआत थी, ठीक है। अब यहां से आईटी इंडस्ट्री का अरूज स्टार्ट हुआ था जावा के बाद, नहीं तो उससे पहले आईटी इंडस्ट्री का फुकदान ही था, ठीक है। कोई नहीं था किसी को पता कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस क्या है, विंडो क्या चीज़ है। उससे पहले लोगों को ये नहीं था पता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस एडवांस लेवल पे नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद एक डिजीज पे मानने पे थी, तो किसी को क्या समझ आती। तो सी प्लस प्लस के अंदर उन्होंने बड़ी एडवांसमेंट की, लेकिन सी प्लस प्लस से हमें वो हतमी रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे, ठीक है। फिर वो लोग दोबारा कहते कि जो काम हम सी प्लस प्लस से कर रहे हैं इससे बेहतर रिजल्ट हमें सी लैंग्वेज देगी। उन्होंने सी लैंग्वेज के बिहाफ पे मजीद काम स्टार्ट किया। साइंटिस्ट का पैनल बैठा, उन लोगों ने सी लैंग्वेज पे काम स्टार्ट किया। सी लैंग्वेज पे जब काम स्टार्ट किया तो इसके अंदर फिर न्यू इजादात हुई, न्यू रिजल्ट आए। यानी जब प्रोग्रामिंग को उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर में से गुजारा और जब डिफरेंट रिजल्ट उनके पास आए तो फिर उन्हें एक उम्मीद बिल्ड आउट हुई कि अब एक ऐसी लैंग्वेज मार्केट में आ सकती है जो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकती है, ठीक है। यानी तमाम प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती है सॉफ्टवेयर, और उस चीज़ की टेस्टिंग है। उन्होंने एक छोटी सी एप्लीकेशन डिज़ाइन आउट की, उसके एक सिस्टम पे चलाया, प्रोग्राम बना, फिर दूसरे सिस्टम पे चलाया। जब उसको उन्होंने डिफरेंट सिस्टम पे चेक किया, जब उसका रिजल्ट अच्छा आया तो फिर उन्हें उम्मीद हुई कि अब एक मार्केट में एक ऐसी लैंग्वेज आ सकती है जो एक अच्छे काम क्राइटेरिया में क्या कर सकती, काम कर सकती है, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने इस लैंग्वेज को नाम दिया जावा का। जावा जो है ये मल्टी यूजर लैंग्वेज है, नॉट सिंगल यूजर लैंग्वेज। पहला सवाल देखें मैंने किस लेवल पे सिंगल और मल्टी यूजर का कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया। अगर एक एप्लीकेशन ज्यादा सिस्टम पे चले
उसको मल्टी यूज़र बोलते हैं। जो एक सिस्टम पे चले उसको सिंगल यूज़र। यानी जावा, यानी जब उन्होंने सी लैंग्वेज के अंदर जब न्यू इन्विटेशन प्रोग्राम, इन प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जब मॉडिफिकेशन की, डिफरेंट सिस्टम पे टेस्ट किया, तो जब वो एप्लीकेशन डिफरेंट सिस्टम पे चली तो फिर वो लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट रिजल्ट मिला, तो फिर उन्होंने उस लैंग्वेज को क्या नाम दिया? जावा का। इसका नाम दिया जावा का। और उन्होंने कहा ये लैंग्वेज जो है ये मल्टी यूज़र है, ये सिंगल यूज़र नहीं हो सकती। फिर ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये जो टॉपिक्स गिनवाने लगा हूं, हेलो वर्ड, ऑपरेटर्स, इफ एंड एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स, while लूप, डू while लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, अरे और फंक्शन, स्विच स्टेटमेंट, ये टोटल 11 टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनके ऊपर बड़ा वजाहत के साथ सी लैंग्वेज में भी काम हुआ, सी प्लस प्लस में भी। उन्होंने कहा कि अब मजीद हमें काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। किस पे काम करना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। उन्होंने कहा इन टॉपिक्स पे तो ऑलरेडी बड़ा काम हो चुका, क्योंकि सी लैंग्वेज से पहले मार्केट में बी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज से पहले मार्केट में ए लैंग्वेज थी। उन लोगों ने कहा कि इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी बड़ा काम हो चुका। उन्होंने फिर एडवांसमेंट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले उनके चलते रहे 1991 से लेके 1992 के अंदर, फिर 92 के बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डीपली काम स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे उन लोगों ने डीपली काम स्टार्ट किया। पहले भी सी लैंग्वेज के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट का था कंसेप्ट, सी प्लस प्लस के अंदर कुछ मोर एडवांस लेवल पे उन्होंने काम किया, लेकिन जावा के अंदर फिर इन्होंने टॉपिक्स एडिशन किए मेथड के, मेथड ओवरलोडिंग के, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, दिस कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, दिस कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये मज़ीद टॉपिक्स का इन लोगों ने उसके अंदर इजाफा किया, बड़े पैमाने पे काम किए, ऑब्जेक्ट को मज़ीद पैमाने पे वजाहत की। तो जब इन्होंने जब ये काम किया और जावा का जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता, जब उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की और जब रिजल्ट चेक किए तो उनकी तवक्कुआ से बढ़कर रिजल्ट आए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी 1993 में यानी 1993 में ये उनके लिए बहुत बड़ी, एक और भी बहुत बड़ी क्या थी, इजाद थी। तो फिर इस चीज़ को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए फर्दर ऊप के अंदर काम किया, फर्दर ऊप के अंदर क्या किया, काम किया। तो जिसकी वजह से फिर एक न्यू लैंग्वेज मार्केट में आई। फिर 1995 के अंदर उन्होंने एक मीडिया टॉक की, मीडिया टॉक करके उन्होंने बताया कि भाई मार्केट में अब हम एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो मल्टी यूज़र होगी। अगर आप उसके ऊपर एक दफ़ा एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको 50 सिस्टम पे भी चलाएंगे, वो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड का, आपका प्रोजेक्ट किसका है? एंड्रॉयड का। अब फ्रंट एंड पे डिज़ाइनिंग के लिए तो लग रही है एंड्रॉयड, जो हमें फ्रंट एंड पे फॉर्म नज़र आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी, जैसे हमारे पास फेसबुक का है, ये फेसबुक हम मोबाइल के अंदर यूटिलाइज करते हैं, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन पेज है उसका, लॉगिन पेज है, फिर फेसबुक आप चला रहे होते हैं, लॉगिन होने के बाद उसके ऊपर आप कमेंट डाल रहे होते हैं, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये फ्रंट एंड का डिज़ाइन एंड्रॉयड के थ्रू है। लेकिन जो आपने फॉर्म फिल करते हुए उसके अंदर डाटा ऐड किया, अब वो जो डाटा जाकर डेटाबेस पे स्टोर आउट होता है, बैकएंड के ऊपर वो जितना काम वो जावा करवा रही है। अगर आपने अपना फेसबुक का अकाउंट 10 सिस्टम के अंदर भी अगर वो आप क्या करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहें, तो एक एफिशिएंट लेवल पे वो 10 जगह आपका अकाउंट लॉगिन करवा सकती है। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल, ठीक है। नंबर दूसरी चीज़, अगर हम एक फेसबुक एप्लीकेशन बना के, हमने एक दफ़ा ही कि फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड लगी हुई, बैक एंड पे जावा लगी हुई है, हमने एक बार वो एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे डाल दी हुई है। अब वो हम 50 सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल करेंगे ना,
तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाती है। अगर हम प्ले स्टोर पर भी ना डालें, अगर हम हर बंदे को वही एप्लीकेशन देते जाएं तो बाई इंसान इंस्टॉल हो जाएगी। अब जैसे आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड में ही है ना, तो मैं अगर आप लोगों का एक स्टूडेंट को, अब एक प्रोजेक्ट है मेरे पास 3-4 स्टूडेंट होते हैं मिसाल के तौर पर, अब मैं अगर एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेट कर ले सपोज कर, मैं अगर एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट 10 सिस्टम पे भी चलाऊंगा ना एट अ टाइम, तो वो बासानी चल, वो ये नहीं होगा एक सिस्टम में अगर वो कोड चल गया तो वो ये नहीं होगा कि वो क्रैश हो जाएगा अगर दूसरे सिस्टम पे चलाए, वो ये एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि वो एफिशिएंट तरीके के साथ चलेगा। अगर जो एरर एक सिस्टम पे वही दूसरे पे है, जो दूसरे पे वही तीसरे पे। नहीं तो C++ के सॉफ्टवेयर के अंदर आज भी यही डिजीज है कि जो एक सॉफ्टवेयर में सिस्टम पे एरर है वो दूसरे सिस्टम पे चलाएं तो उसमें कोई और ही एरर हो। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आई कि जावा एक मल्टी यूजर है। दूसरा, इसका जो प्रोग्रामिंग का उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम पैमाना लेवल रखा था, उसके अंदर जैसे C++ का हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन डाटा आयो एच, ठीक है, तो उसके बाद नेम स्पेस std इंट मेन है, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है ना। इसी तरह जावा का हमारा पास स्टैंडर्ड साइज क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लास में। जावा का हमारा पास जो स्टैंडर्ड साइज चलता है वो ये है कि पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर जब इसके बाद जब उन्होंने ऊप को कॉल किया, ये जावा का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके अंदर जब उन्होंने प्रोग्राम कॉल किया डिफरेंट रिजल्ट आए, ऊप को डाल के जब डिफरेंट रिजल्ट आए वो रनटून थे, तो फिर उन लोगों ने इस लैंग्वेज को नाम दिया जावा का। तो जावा इज अ पॉपुलर हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई है उसी के अंदर डेफिनेशन क्लियर आउट होगी कि जावा इज अ मल्टी यूजर लैंग्वेज, कि जावा इज अ मल्टी यूजर एंड क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस तरह ही बन सकती है कि जावा इज मल्टी यूजर एंड क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, कि इस लैंग्वेज को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इजाद किया था वो सन माइक्रो सिस्टम था। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये एक बहुत पॉपुलर और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है कि जो अच्छे लेवल का की जो चीज़ होती है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाती है। जो लो लेवल की क्वालिटी चीज़ होती है वो हर जगह एडजस्टेबल नहीं होती, वो स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में एडजस्टेबल होती है। तो इसलिए हम ये भी लिखते हैं कि जावा इज अ पॉपुलर लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम ये भी लिख सकते हैं, या ये मैं स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं कि जावा इज मल्टी यूजर, कि जावा इज मल्टी यूजर एंड क्लास बेस्ड object oriented programming language originally developed by Sun Microsystems released in 1995। भाई डेफिनेशन, वो डेफिनेशन का मतलब क्या है? तारीफ, जिसमें किसी चीज की खूबियां बयान की जाए वो तारीफ होती है, वो डेफिनेशन होती है। बात समझ में आई है? जब जावा क्या है, डेफिनेशन कैसे करते हैं? डेफिनेशन में हम उस चीज की क्वालिटियां खूबियां बयान करते, वो चीज की डेफिनेशन होती है। ठीक हो गया जी। व्हाट इज जावा? जावा इज अ मल्टी यूजर एंड क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, रिलीज इन 1995। ठीक है, कि इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इजाद किया था वो कौन ऑर्गेनाइजेशन थी? सन माइक्रोसिस्टम, जिसने इसको 1995 में इजाद किया था। नंबर दूसरी बात ये है कि जावा इस टाइम 3 बिलियन से बाद सिस्टम पे काम कर रही है जावा। ठीक है, उसके अलावा जावा के अंदर सबसे बड़ी चीज मोबाइल एप्लीकेशन बनती, सबसे बड़ी चीज क्या? मोबाइल एप्लीकेशन। उसके बाद जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती हैं। ये जो आपको फार्मेसिस पे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होते हैं ना,
ये सारे पाइथन में या जावा में बने। 95% वो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो फार्मेसिस में नजर आए वो जावा के अंदर। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो जावा के अंदर बनती हैं। फिर ये जितनी वेबसाइट चल रही हैं जिनके लिए एक वेब सर्वर इस्तेमाल होता है, जिनके ऊपर ये एप्लीकेशंस वर्क करती हैं, उनको हम बोलते हैं वेब सर्वर। इंटरनेट के ऊपर जितनी आपको वेबसाइट नजर आ रही वो सारी वेब सर्वर के ऊपर काम करती, वो सारे जावा के अंदर बनती हैं। उसके बाद जितनी आप गेमें खेलते हैं, पबजी जिसको हम पबजी कहते हैं, वो टेम्पल रन एक हमारे दौर में चलती होती थी, वो सारी जावा में बनती है। डेटाबेस के जितने हम कनेक्शंस करते हैं वो सारे जावा के थ्रू होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज है जो जावा पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये था आज के हमारी क्लास का फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर को मैं डीपली कवर अप करूँगा यहीं से। ठीक है, तो ये बात ये निश्चित रखें कि जावा के अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन, बिलियन से ज़्यादा ये सिस्टम पे काम कर रही है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और 3 बिलियन से ज़्यादा सिस्टम्स इस टाइम दुनिया के सबसे बड़े जो सिस्टम है जो 3 बिलियन से ज़्यादा है वो सारे के सारे जावा पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी इस टाइम दुनिया के जितने जितने बड़े आईटी इंडस्ट्रीज़ में, यानी आईटी इंडस्ट्रीज़ में जितनी जो बड़े पैमाने पे डिवाइसेस लगी हुई हैं उन तमाम डिवाइसेस जावा पे काम करें। वो 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस हैं। ठीक है, और जावा का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम मोबाइल एप्लीकेशंस में करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, गेमिंग में, वेब सर्वर में और वेबसाइट्स में। वेबसाइट में समझ लें कि इसका यूटिलाइज 20 से 25% होता है। ठीक है, ज़्यादा रोड मोबाइल एप्लीकेशन में 100% जावा इस्तेमाल होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा 100% इस्तेमाल हो रही है, वेब सर्वर्स में, डाटाबेस कनेक्शन, गेमिंग में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जावा ज़्यादा यूटिलाइजेशन, क्योंकि जावा मल्टी यूज़र है। C++ को कहीं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल हो नहीं होगी, क्योंकि C++ के अंदर सॉफ्टवेयर ही बनेगा, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं। उसको बोले C++ को वेबसाइट बनाए नहीं बना सकती, C++ को बोले तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए सिर्फ सॉफ्टवेयर बना सकती है, ये नहीं। जावा के अंदर वेबसाइट बन रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, यानी वेबसाइट भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी, यानी ये जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो वेबसाइट भी बन रही है, वेब सर्वर भी बन रहे हैं, गेमें बन रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप है तो चाहे वो मोबाइल बेस्ड। कितने मल्टी यूज़र ये लैंग्वेज है, और फिर हम इसको कह सकते हैं ये एक हाई लेवल लैंग्वेज भी, फिर हम इसको कह सकते हैं ये एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम फिर ये भी कह सकते हैं जावा इज द हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको हाई लेवल भी कह सकते हैं कि जावा इज अ हाई लेवल, या ये भी कह सकते हैं जावा इज अ मल्टी यूज़र। ये दोनों कीवर्ड आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो डेफिनेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, जो मैंने आपको करवा दी है कि जावा इज अ हाई लेवल या जावा इज मल्टी यूज़र। दोनों कीवर्ड्स में से जो से मर्जी कीवर्ड आपने इसके लिए यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, मोस्टली स्ट्रक्चर्स पूछ रहे तो क्वेश्चन द टाइम व्हाट इज जावा। ठीक है, तो आई होप सो आपको तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अगर आप लोगों का, जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो आज कर रहे हैं, अगर आप लोगों का क्वेश्चन या क्वेरी हुई तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। मैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अवेलेबल हूँ। शुक्रिया और जज़ाक।